नमस्कार दोस्तों। बचपन में एक कहावत सुनी थी, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कुछ समय के साथ में इसमें बदलाव हुआ है। व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसका मतलब आज हमारे पास वेल्थ के अगर हम क्रिएट कर पाते हैं तो हमारे पास हेल्थ और अपने दूसरे सोशल स्टेटस और दूसरी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास रास्ते निकल आते हैं। वेल्थ बेसिकली 4 तरह की होती है। फाइनेंशियल वेल्थ, दैट इज मनी। टाइम वेल्थ मींस फ्रीडम, आपको अपनी वेल्थ को एंजॉय करने के लिए फ्रीडम चाहिए, टाइम चाहिए। सोशल वेल्थ, आपका स्टेटस। और फाइनली फिजिकल वेल्थ, दैट इज योर हेल्थ। आज हम चर्चा करेंगे वेल्थ के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल वेल्थ। चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आशुतोष शुक्ला जी, जो कि जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। हमारे को वेल्थ क्रिएशन की टिप्स बताएंगे। और सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आशुतोष जी, वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट है क्या? नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार दोस्तों। सुधीर जी, वेल्थ क्रिएशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। शॉर्टकट रास्ते से बनाई हुई वेल्थ बनती नहीं है, या सही तरीके से आप वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वेल्थ क्रिएशन करने के लिए पहले तो आपको, किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले तो आपके माइंड में एक प्लान बनाना होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग उस पर प्लान करते नहीं हैं। क्योंकि जब भी हमें कुछ काम करना हो, अगर हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन भी पूरी हो जाएगी, और आप जिस काम के लिए प्लान कर रहे हैं वो काम भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको आपकी डेली कैशबुक बनानी चाहिए। आप सुबह जब भी उठें, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको करने के लिए, बट ये आपको करना ज़रूर चाहिए कि आपके खर्चे आप अपने साथ लिखिए, और आपके पास जो इनकम आनी है वो भी आप लिखिए, और आप देखिए कि महीने में आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है। जब आप लिखने लगेंगे तो आपके खर्चों में थोड़ा सा दबाव आएगा, और आप खर्चे करने के प्रति थोड़ा सा सजग रहेंगे। तो कोशिश करिए कि आज की जो दुनिया यूपीआई के ऊपर आ गई है, कि आपने एक बारकोड स्कैन किया और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से निकलकर सामने वाले के अकाउंट में जाती है। आपको कोई फील नहीं आता कि आपके एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप वही खर्चे कैश के रूप में करेंगे तो थोड़ा सा आपके खर्चों पे लगाम लगेगी, और थोड़ा सा आप सजग रहेंगे कि आपको कैसी इम्पल्सिव बाइंग के लिए आप थोड़ा सा सजग हो जाएंगे। थोड़ा सा ये अटपटा लगेगा आपको। आपको ये लगेगा कि आज हर इंसान डिजिटल क्रांति की बात कर रहा है, और आप हमें बोल रहे हैं कि आप पीछे चले जाइए 10 साल 15 साल पीछे, और आप कैश पे वापस आ जाइए। अगर आपको घर की अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है तो ये आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। इसके बिना अगर आप जब तक डिजिटली पेमेंट करते रहेंगे तब तक आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो आपको सबसे पहला काम तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको कैश ओनली मोड पे आना है। हालांकि आपको इसमें बहुत समय लगने वाला है, लेकिन अगर आप छोटा सा प्रयास भी करेंगे तो धीरे धीरे करके आप कैश ओनली में आ जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि जहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत है कि आपको कैश नहीं देना है तो आप वहाँ पे यूपीआई कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि यूपीआई और क्रेडिट कार्ड को आप थोड़ा सा कम करिए, यूजेस कम करिए। आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, बट कोशिश करिए कि आप कैश में आप पेमेंट करिए। तो सबसे पहला काम तो आपको आपकी एमआईएस बनानी होगी। एमआईएस बनाने के बाद आपको आपके लॉन्ग टर्म के 10 साल के गोल लिखने होंगे, कि आने वाले 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में और 10 साल में आपके ऐसे कौन से गोल हैं जो कि सर्टेन है। लाइफ में सर्टेन कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक एक्सपेक्टेड आपके गोल्स होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होता है कि 5 साल में मेरे बेटी की पढ़ाई है, 10 साल में आपके बच्चे की शादी है,
15 साल में आपको घर खरीदना है, 20 साल में आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है। तो ये आप अगर प्लान बनाएंगे और उसका एक्सपेक्टेड प्राइस आज का अगर आप लिखेंगे तो आपको तैयारी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। आशुतोष जी, हमारे दर्शकों को डिटेल्स में बता पाएंगे कि हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं, और सबसे पहला गोल, जो प्रायोरिटी गोल हमारा, क्या होना चाहिए? सर गोल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाना है तो आपके पास 4 गोल्स ही होने चाहिए। आपकी रिटायरमेंट लाइफ, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी और एक आपका घर। अब ये सवाल बन सकता है कि सबसे पहला और सबसे प्रायोरिटी वाला गोल क्या हो सकता है। तो कई लोग इसके आंसर में बोलते हैं कि मुझे बच्चे की पढ़ाई पहला फोकस है, या बच्चे की शादी पहला फोकस है, या मेरा घर पहला फोकस है। बट ये सोचने वाली बात है कि आपका हमेशा पहला और प्रायोरिटी फर्स्ट गोल हमेशा रिटायरमेंट होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी साउंड रिटायरमेंट है तो आप बच्चे की पढ़ाई को फंड कर पाएंगे, बच्चे की शादी को फंड कर पाएंगे और आप अपने घर को भी फंड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी रिटायरमेंट लाइफ ही सिक्योर नहीं है तो आप कुछ भी फंड नहीं कर पाएंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो जो एयर होस्टेस होती है वो सबसे पहले क्या बोलती है कि अगर ऑक्सीजन का दबाव कम होगा तो सबसे पहले आप अपना मास्क लगाइए, आप किसी फैमिली मेंबर की हेल्प मत करिए। उसका रीजन यही होता है कि आप अगर सेफ होंगे तभी आप दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि आप दूसरे का मास्क लगाने जाएं और आप उसका भी नहीं लगा पाए और आप भी गिर जाएं। तो हमेशा आपको ये प्रायोरिटी गोल क्या होना चाहिए, आपकी रिटायरमेंट लाइफ। रिटायरमेंट लाइफ में आपका शुरू से फोकस होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रिटायरमेंट लाइफ एकदम सिक्योर हो, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट लाइफ पे ही सारी डिपेंडेंसी है। बच्चे की पढ़ाई भी आपकी रिटायरमेंट कॉर्पस से ही होगी। रिटायरमेंट कॉर्पस से नहीं होगी लेकिन आपकी रिटायरमेंट साउंड होगी, तब आप उसको फंड कर पाएंगे। अब रिटायरमेंट के लिए हम लोग आजकल सजग नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट का पेंशन ज़्यादातर हट चुका है। बहुत ही कम ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत ही कम ऐसे विभाग हैं जहाँ पे आपको अभी रिटायरमेंट की सुविधा है और पेंशन की सुविधा है। बाकी जगहों पे पेंशन हट चुकी है। बट हिंदुस्तान की जो जनता है वो अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा कल्चर हमेशा से ऐसा रहा है कि हम ये सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों की केयर करी है तो बच्चे हमारी केयर करेंगे। अमूमन अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो केयर आपकी करेंगे, लेकिन क्या वो वैसी परिस्थिति में केयर आपकी करने लायक होंगे? क्योंकि आज की जनरेशन जिस तरीके से मेट्रो सिटीज में रह रही है उसके पास रहने के लिए स्पेस छोटा होता जा रहा है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं। उनके बच्चे भी ज़्यादातर डे केयर में हो रहे होते हैं। ये आजकल मेट्रो सिटी में आम बात हो गई है। तो आप अगर सोच के देखिए कि 60 ईयर के बाद आपके बच्चे आपकी केयर कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान आपको आपकी रिटायरमेंट लाइफ में ज़रूर देना चाहिए। शुरुआत कहाँ से आप कर सकते हैं? अगर आपके पास एक एग्जाम्पल 100 रुपीज़ की सैलरी है तो आपको उसको 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। 30% आपकी नीड्स, 30% आपकी वांट्स, 30% आपकी फ्यूचर नीड्स। लोग फ्यूचर नीड्स को गायब कर रहे हैं आजकल। उनको ये लगता है कि आपकी अगर सैलरी है 100 रुपीज़ तो 50 रुपीज़ आपकी नीड्स के लिए और 50 रुपीज़ आपके वांट्स के लिए होते हैं। लेकिन फ्यूचर नीड्स का आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जीवन भर नौकरी नहीं करने वाले हैं, कभी तो आप एग्जिट लेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा 3 बल्कि 4 होने चाहिए। नीड्स 30%, वांट्स 30%, फ्यूचर नीड्स 30%, 10% आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 30% के स्लॉट्स में अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप ये 10% के इमरजेंसी कॉर्पस से आप तीनों में से किसी को भी फंड कर पाएंगे। अब ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ये रूल पकड़ के ही चलना है। अगर आप अपनी वांट्स को मैनेज कर सकते हैं तो ये जो 30% का वांट्स है ये आप किसी भी 3 में, या इमरजेंसी फंड में, या फ्यूचर नीड्स में, या डेली नीड्स में अगर कुछ कमी होती है तो वो वहाँ पे आप उसको फंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्टिव अर्निंग स्टेज में हैं, मतलब आप अगर जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 100 रुपीज़ है, आप सिर्फ जॉब की वजह से इसको फंड कर पा रहे हैं, तो आप अगर सोच के देखिए कि 60 ईयर के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपके आने वाले 25 साल, 30 साल, 40 साल कैसे फंड होंगे।
क्योंकि आपने कुछ प्रॉपर प्लान तो किया नहीं था, आपने कोई ऐसी तैयारी तो की नहीं थी, आपकी डिपेंडेंसी बच्चों के ऊपर थी। तो कोशिश करिए कि शुरुआत से ही आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा सीरियस लेके चलिए और रिटायरमेंट को आप सेफ करके चलिए। आशुतोष जी, जैसे आपने बताया कि आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर पेंशन नहीं है, तो हमारा जो मुख्य जो मेन गोल है रिटायरमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए, कोई क्या इसकी एज लिमिट है जहां से हमको स्टार्ट करना चाहिए? सुधीर जी, प्लानिंग करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब आप सजग हो जाएं, वही एक एज होती है जहां से आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए। प्लानिंग के लिए ऐसा कोई एज नहीं कि आप 25 साल से स्टार्ट करें या आप 50 साल से स्टार्ट करें, क्योंकि आप पीछे जा कर के चीज़ों को सही नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी सही करना है वो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। पर कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफ के पहले ईयर से ही, सैलरी लाइफ के पहले ईयर से आप प्लानिंग के लिए सजग हो जाएं। क्योंकि आप जितना अर्ली प्लानिंग करेंगे, जितना अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट कॉर्पस को क्रिएट करने में उतना ही कम पैसा लगेगा। आप जितना लेट स्टार्ट करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपका लाइफ स्पैन सैलरी का 30 साल है, अगर आप एक स्टैंडर्ड एवरेज लेते हैं कि 30 साल की एज में आप अगर नौकरी पे आते हैं और आपको आने वाले 30 सालों पे और काम करना है, तो आपके पास एक्यूमुलेट करने के लिए सिर्फ 30 साल ही बचते हैं। बट ज़्यादातर न्यू जनरेशन ये सोचती है कि अभी तो मेरी जॉब ही लगी है, अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, अभी हम थोड़ा आईफोन्स खरीद लेते हैं, अभी हम थोड़ा कार पे मेंटेन कर लेते हैं। ये सब भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी से चल रहे हैं 50 लाख की और आपके बैंक में 1,000 रुपये पड़े हों। तो इस पे भी थोड़ा विचार करना चाहिए। इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में आपको अगर सरवाइव करना है, तो आज के समय में या आज के दौर में पैसे से बेहतर कोई भी टूल नहीं है जिधर से आप सरवाइव कर पाएंगे। गाड़ी आपके सर्वाइवल के केस में काम नहीं आएगी, आपका फ़ोन आपके सर्वाइवल के केस में काम नहीं आएगा, पैसा आपके सर्वाइवल के केस में काम आएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे आपकी रिटायरमेंट की लाइफ सिक्योर हो सके। तो नॉर्मली सबको ही पता होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग बैंक्स होता है, आपके पास एफडी होती है, आपके पास पोस्ट ऑफिस में एमआईएस होता है, आपके पास पीपीएफ होता है, आपके पास एलआईसी की पॉलिसियाँ भी हो सकती हैं, आपके पास सिल्वर भी हो सकता है, आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि हमें ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हम अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन कर सकें। परचेजिंग पावर का मतलब ये है कि आपके पैसे को इन्फ्लेशन 6% से एवरेज हर साल उसकी परचेजिंग पावर को डिक्रीज कर रही है। आप अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का खरीदते हैं, एक साल के बाद इन्फ्लेशन की वजह से वो 106 रुपये का हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि हम ऐसे कौन से ऑप्शंस में पैसे डालें जहाँ पे एटलीस्ट हमको 106 रुपये से ऊपर मिले। क्योंकि अगर आपको 106 रुपये 105 भी मिल रहा है तो भी आपकी नीड पूरी नहीं होगी, आपकी परचेजिंग पावर पूरी नहीं होगी। अभी उसके बाद आपको टैक्सेशन पे भी मेंटेन रखना है अपने आप को, आपको टैक्सेशन तो भरनी पड़ेगी। तो क्या 6% इन्फ्लेशन के बाद आपको 1% की अगर हम इन्फ्लेशन लेते हैं या 50 पैसे की इन्फ्लेशन लेते हैं तो वो भी कॉस्ट आपको इंक्लूड करनी चाहिए। बिकॉज की परचेजिंग पावर आपकी कम हो रही है, तो पैसे को आपको ऐसे व्हीकल में डालना है जहाँ पे आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन प्लस आपके टैक्स वहाँ से ऊपर रिटर्न मिले। तो अगर आप देखते हैं एफडी आज के टाइम पे मानते हैं कि सेफ है, 6% का रेट अगर हम पकड़ के चलें, अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 6% में आपको 30% का रेट कट करना चाहिए जो कि टैक्सेशन का पार्ट है। मतलब 6% में 1 रुपये 80 पैसे आपके कम हो गए। इफेक्टिव यील्ड आपके पास क्या आ रही है, अगर आप 6% से 1.80% को माइनस करते हैं तो आपके पास आपके हाथ में आते हैं ₹4.20 इफेक्टिव यील्ड, जो कि इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा नीचे है। इसका मतलब आपकी जो रिटर्न है वो नेगेटिव रिटर्न है। अगर आपने एफडी देख लिया, पीपीएफ आप देखते हैं तो
आज के दौर पे 7.2 चल रहा है। पीपीएफ नियर बाई इन्फ्लेशन प्लस टैक्स के बराबर है। हालांकि पीपीएफ में आपको टैक्स नहीं लगता है, 80C में आपको उसका रिबेट भी मिलता है, लेकिन वो भी 7.2 है। और अगर आप पीपीएफ की हिस्ट्री देखेंगे तो 2002 में 12% था, आज वो गिरते गिरते 7.2 आ गया। जैसे जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ेगा, डेवलप होने की तरफ जाएगा, जितने भी फिक्स्ड रिटर्न आपको प्रोडक्ट देते हैं, एफडी, पीपीएफ, एमआईएस, उन सारे प्रोडक्ट्स के रेट नीचे ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप पीछे देखें 15 साल पहले क्या रेट्स हुआ करते थे, 12% की एफडियाँ हुआ करती थी, पीपीएफ 12% का हुआ करता था। आज की रेट में देखिए 6%, 7% हो जाता है। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर आप पीपीएफ में 15 साल के लिए पैसे डालते हैं तो 15 साल के बाद जब आप 15वें साल पे एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है अगर हम 2025 में पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपकी बात हो गई। एमआईएस हो गया, एमआईएस भी नियर बाई 7% के आसपास है। पीपीएफ हो गया, किसान विकास पत्र और एनएससी के बारे में, वो भी 5-5, 6-6 साल के लॉक इन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो आपकी इफेक्टिव यील्ड 6% के अराउंड ही रहने वाली है। गोल्ड की अगर आप पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, 20 साल, 25 साल, 30 साल की रिटर्न ऑन अराउंड 8 से लेकर 10% के बीच में रही है। अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट नॉर्मली ऐसा हमेशा नहीं होता है। गोल्ड के साथ अगर आप फिजिकल गोल्ड में आते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू होता है। अगर आप पेपर में गोल्ड में रहते हैं तो फिर भी थोड़ी सी सेफ्टी रहती है और थोड़ा सा आप इन्फ्लेशन को बीट भी कर पाते हैं। टैक्सेशन गोल्ड में भी लगेगी, सिल्वर में भी लगनी है, एफडी में भी लगनी है। तो अब इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास हो सकता है कि कई लोग एलआईसी की पॉलिसियाँ लेते हैं। एलआईसी की पॉलिसियाँ बिल्कुल लेनी चाहिए, बट क्या एलआईसी की पॉलिसी लॉन्ग टर्म में आपके इन्फ्लेशन और आपके टैक्सेशन को बीट कर पाती है? हालांकि वहाँ पे भी टैक्सेबल इनकम नहीं होती है, टैक्स फ्री होता है। मतलब एलआईसी का पैसा जो आपको मैच्योरिटी आती है वो टैक्स फ्री आती है। हालांकि बीच में भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं तो वो अमाउंट भी टैक्सेबल हो सकता है। तो उसकी डिटेल के लिए आपको डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। तो एलआईसी भी अगर आप देखें तो 6% के आसपास ही रहने वाली है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप छोटे पैसे से नहीं कर सकते हैं। अमूमन दिल्ली के अंदर आपको 2 BHK शायद 1 से 1.5 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। अगर आपकी एरिया थोड़ा सा अच्छा है, लोकेलिटी पे आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि आपको मिल जाए, बट अच्छी लोकेलिटी में आपको 1-1.25 करोड़, 1.5 करोड़ से नीचे 2 BHK भी नहीं मिलने वाला है। अब आपने EMI ले ली और आपने एक फ्लैट ले लिया 2 BHK का। अब आपको अगर पैसे की नीड है, ऐसी नीड है कि आप उसके लिए आप कहीं भी भाग नहीं सकते हैं, आपको वो चाहिए। तो क्या आप आपके 2 BHK में आप अपना किचन बेच सकते हैं? कि अगर आपको 20 लाख रुपए की ज़रूरत है तो आपने अपना किचन बेच दिया और 20 लाख रुपए अरेंज कर लिए। क्या आप अपना वॉशरूम बेच सकते हैं या आप अपना एक कमरा बेच सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको 2 BHK पूरा ही बेचना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, आपको वेट करना पड़ेगा आपके प्राइस में। अगर आप अपने प्राइस को 40 से 50% डाउन करते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाए, बट उसमें आपका हैवी नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर्टी के लिए पैसे ज़्यादा होने चाहिए, तो ये आपकी रिटायरमेंट के लिए शायद काम ना कर सके। तो ये प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और हो सकता है जिसमें आप छोटे पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन में वो आपकी रिटायरमेंट को फंड कर सकता है। उसे आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी क्या होती है? जस्ट सिंपल शब्दों में कहिए तो बिजनेस होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं पैसे को डालने के लिए। एक होता है डेट, उधार, लोन, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक होता है बिजनेस। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी आपके एम्प्लॉयर के लिए एक उधार है, लाइबिलिटी है। मतलब जो आपको सैलरी मिलती है आपके एम्प्लॉयर की बुक्स में, आप उसके लिए एक लाइबिलिटी हैं। और जो आपका एम्प्लॉयर है, उस आप जो काम करके दे रहे हैं वो उसके लिए एक बिजनेस है। इसलिए बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
बट शायद आपकी सैलरी में उतार चढ़ाव कम होते हैं अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को हटा दें। सैलरी में भी उतार चढ़ाव होते हैं बट वो एक एक्सट्रीम कंडीशंस होती है। तो आप समझिए कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरीके की चीज़ें, आप बैंक में एफडी करते हैं, आप बैंक को उधार देते हैं और बैंक उस पैसे से बिजनेस करता है। और बिजनेस वो कुछ भी हो सकता है, वो लैंडिंग ही हो सकती है। प्रॉपरली बैंक आज के डेट में लैंडिंग ही ज़्यादा कर रहा है, वो किसी और को पैसे देती है। इसके अलावा अगर आप किसी बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में शुरुआत में आपको हो सकता हो 2 साल 5 साल के अंदर नेगेटिविटी भी देखनी पड़े, बट लॉन्गर ड्यूरेशन में आप सोच के देखिए कि क्या बिजनेस में लॉसेस होते हैं। बहुत सारी वजहों से बिजनेस में लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड एक बिजनेस का अच्छा हो, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, एक बड़ा नाम हो, अगर उसके बिजनेस में पैसे डालते हैं तो ये चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो अब बिजनेस मान लीजिए रिलायंस है, एसबीआई है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉय उनके लिए लाइबिलिटी हैं, उनको काम मिल रहा है और उसके बदले में उन्हें एक वेज मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो अब आप दूसरे के बिजनेस में पैसे कैसे डाल सकते हैं? दो रास्ते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए या आप स्टॉक मार्केट के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स को भी खरीद सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने में परेशानी ये हो सकती है कि सिंगल स्टॉक्स है, आप कितनी भी रिसर्च कर लें हो सकता हो कि गलती की चांसेस बढ़ जाएं। ऐसे बहुत सारे पीछे एग्जांपल्स हैं जहां पर स्टॉक्स में जीरो भी हुआ है और कुछ स्टॉक्स जीरो से हीरो भी हुए हैं। बट आइडेंटिफिकेशन करना और आपके बिहेवियर को मैनेज करना, क्योंकि अगर आप देखें रिलायंस 10 रुपये का रिलायंस स्टॉक था, आज के डेट में 2000 है, बहुत बार स्प्लिट हुआ, बहुत सारे डिविडेंड दिए, बोनस दिए उसके बाद भी, लेकिन क्या किसी इन्वेस्टर के पास ऐसा है? क्योंकि इन्वेस्टर ना हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है। इन्वेस्टर को ये लगता है कि टीवी पे वॉर हो गई, स्टॉक्स को बेच देना चाहिए या म्यूचुअल फंड को बेच देना चाहिए। तो आप अगर अपनी एक्टिव लाइफ में बिजी हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी एक्टिव लाइफ मतलब सैली लाइफ को, आप अपनी स्किल को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, आपका फोकस उसमें होना चाहिए। रीजन क्योंकि जिस काम को आप पीछे काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, आप अपने आप को उस पर अपग्रेड करिए तो आपको समय कम लगेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप फाइनेंशियल चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समय लगेगा। इससे बेहतर है कि आपकी जो स्किल है जिसमें आप पहले समय से काम कर रहे हैं उसको अपग्रेड करिए और आपका नेट सेविंग बढ़ाने की कोशिश करिए। अब आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ को फंड करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा बास्केट्स होती हैं स्टॉक्स की। एक काबिल फंड मैनेजर होता है जो आपकी चीज़ों को मैनेज करता है, आपके फंड को मैनेज करता है। अब म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बन सकते हैं? एक नॉर्मल एग्जांपल है कि आप अगर 10,000 की एसआईपी करते हैं और अगर 15 साल आज पूरे हो गए, कल से 16 साल का पहला महीना है, तो आप लाइफ टाइम तक 30,000 महीना विड्रॉ ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, आपकी वाइफ ले सकते हैं, आपके बच्चे ले सकते हैं और जीवन में कभी वो कॉर्पस ख़त्म नहीं होगा। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल होता है कि अगर आप 12% का रिटर्न टारगेट कर रहे हैं और 15 साल इन्वेस्टमेंट की आपने, 16वें साल से जब आप विड्रॉ लेते हैं तो नॉर्मली 8% का विड्रॉ लेते हैं। 8% का विड्रॉ लेते हैं तो कभी भी आपका प्रिंसिपल नेगेटिव नहीं हो सकता है, आपको पैसे ही बनेंगे और आपकी पेंशन लाइफ आगे अच्छे तरीके से चल जाएगी। तो फोकस आपको होना चाहिए कि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू करें। अगर आप समय नहीं दे सकते, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास प्रॉपर समय होना चाहिए। उससे बेहतर है आप अपनी स्किल अपग्रेड करें और म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने रिटायरमेंट लाइफ को फंड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने सभी बिंदुओं के ऊपर बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। उम्मीद है दर्शकों को इस जानकारी का लाभ मिलेगा और इस वीडियो से संबंधित किसी के कोई प्रश्न है दर्शकों के तो हमें जरूर लिखिएगा, हम उसके हमारा एक्सपर्ट पैनल आपके जवाबों को देने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सुधीर जी, ये मौका देने के लिए। दोस्तों, अगले सेशन में हम किसी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।